गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ केंद्रीय बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियोस में आप सभी को बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि आय दृष्टि करंट अफेयर मैगज़ीन पर आधारित हैं। साथ ही साथ आप सभी को लास्ट में इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनका संग्रह भी प्रदान किया जाएगा, जो कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हैं। पूरे बजट के सारे क्वेश्चंस को उसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है केंद्रीय बजट 2024-25। तो 2024-25 हेतु अनुमानित बजट का आकार कितना है? तो अनुमानित बजट का आकार 48,20,512 करोड़ रुपए हैं। इसे शॉर्ट में 48.2 करोड़ भी 2 लाख करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 4 मुख्य जातीय समूह को इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये 4 समूह कौन कौन से हैं? तो देखिए, इनके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, जो है PW फॉर यू, P फॉर पुअर, अर्थात इसमें गरीब लोगों को इसमें केंद्रित किया गया है। W फॉर वुमेन, अर्थात महिलाओं को। फार से फार्मर, अर्थात किसान जिन्हें अन्नदाता भी कहते हैं। U फॉर यूथ, अर्थात युवा। तो इसमें 4 समूह केंद्रित किए, जिसमें पुअर, वुमेन, फार्मर एंड यूथ, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता व युवा शामिल हैं। नेक्स्ट पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है बजट का मुख्य विषय क्या था। तो ये भी ट्रिक के माध्यम से याद रखिए कि बजट का मुख्य विषय क्या था। तो इसका भी ट्रिक है ई स्किलिंग, M स्क्वायर। ई से एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार, स्किलिंग से कौशल प्रशिक्षण, M यहाँ एक M से MSME को डिनोट कर सकते हैं, जबकि दूसरे M से मिडिल क्लासेस को भी डिनोट कर सकते हैं, अर्थात रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME, मध्यम वर्ग। इन बजट में इनको मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है MSME के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि MSME पूरे भारत में रोजगार का 1/3 हिस्सा यह अकेले प्रदान करता है। साथ ही साथ देश की GDP में 14% से अधिक योगदान या प्रत्यक्ष तौर पर देता है। बजट की प्राथमिकताएं, यानी कि बजट 2024-25 में कौन कौन सी बजट की प्राथमिकताएं थी। तो टोटल 9 प्राथमिकताएं इसमें शामिल की गई हैं, जिनमें पहला है कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, नेक्स्ट है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएं, नेक्स्ट है शहरी विकास, छठा है ऊर्जा सुरक्षा, सातवां है अवसंरचना जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, नेक्स्ट है नवाचार, अनुसंधान तथा विकास, और आखिरी है अगली पीढ़ी हेतु सुधार। तो ये कुल 9 बजट की प्राथमिकताएं हैं जो बजट में शामिल की गई हैं, जहां से ऑप्शन के रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और आगे आप देखेंगे कि प्रश्नों के रूप में भी इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वोदय योजना। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य है कि जो पिछड़े राज्य हैं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में, विकास में, चहुमुखी विकास में यह काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इन राज्यों के चहुमुखी विकास को यह इंगित करता है, जिनमें बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। तो यह पूर्वोदय योजना का लक्ष्य इन 5 राज्यों में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना तथा चरणबद्ध रूप से विकास के प्रक्रम को इसमें शामिल करना इसे महत्वपूर्ण इसका तथ्य है। नेक्स्ट है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य है तरुण श्रेणी के वर्गों को लोगों को ऋण प्रदान करना ताकि वे अपना स्टार्टअप, अपना उद्यम स्थापित कर सकें। हाल ही में मुद्रा योजना इसलिए खबरों में रही कि इसमें 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का लक्ष्य शामिल किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप अवसर, पीएम पैकेज 5वीं योजना। तो इसमें इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा आज के वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसका इन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का लाभ क्या होगा कि ये इजी टू हैंडल होंगे, साथ ही साथ ये लेस पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य है लगभग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करना। अवसंरचना के लिए क्या काम किए गए हैं, तो याद रखिएगा कि अवसंरचना विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्तमान जीडीपी का लगभग 3.4% हिस्सा कवर करता है। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का यह 4था चरण लागू किया गया है, जिसमें से 25,000 ग्रामीण बसावटें वाली बस्तियों को 12 सड़कों के संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण एवं शहरी भूमि संबंधी कार्य, अनन्य भूखंड पहचान तथा संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, साथ ही साथ जीआईएस मैपिंग, जिनमें भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण व भू रजिस्ट्री की स्थापना संबंधित है। कृषक रजिस्ट्री से इसे जोड़ा जाएगा, यानी कि प्रत्येक किसान को उनके जो भूखंड है उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाएगा, ताकि ज़मीन से जुड़े विवादों का शीघ्र अतिशीघ्र एवं त्वरित रूप से निस्तारण किया जा सके। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एंजल टैक्स को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है 100%। नेक्स्ट है 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से इसे छूट दी गई है, जिनमें से 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर। तो यह संख्या भी पूछा जा सकता है कि कितने खनिजों पर पूर्ण रूप से सीमा शुल्क से छूट दी गई है। तो टोटल 25 खनिज हैं जिनमें यह छूट दी गई है। साथ ही साथ कैंसर की 3 दवाओं ट्रैस्टुज़ैमेब, डेरेक्सेटेकान, ओसिमेटेरनिब व डर्वालुमैब, इन दवाओं से जो है सीमा शुल्क को पूर्णतः छूट दी गई है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण योजनाएं तथा उनके लिए कितने धनराशि का आवंटन किया गया है, यह हम देखते हैं। तो यहाँ पे धनराशियाँ दी गई हैं, साथ ही साथ 2024-25 के केंद्रीय बजट में इनके लिए आवंटन की सीमा तय की गई है। तो यदि हम बात करते हैं मनरेगा की, तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा कि यह पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्तमान समय में
ग्रीन एनर्जी पे उस सरकार द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें सोलर पार्कों की स्थापना तथा सौर ग्रिड की स्थापना संबंधित है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी गैस कनेक्शनों पे लगभग 1500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यदि हम बात करें औषधि उद्योग में पब्लिक लिंक इंसेंटिव की, तो इसके लिए लगभग 2143 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री की उपलब्धियां। तो निर्मला सीतारमण के पूर्व सीडी देशमुख एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने लगातार 7 बजट प्रस्तुत किए, लेकिन याद रखिए ये इनमें से 6 पूर्ण बजट थे जबकि एक अंतरिम बजट था। लेकिन यदि हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये प्रथम लोकसभा के गठन के पश्चात 7 पूर्ण बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। तो यह नेक्स्ट एग्ज़ाम में यह प्रश्न के रूप में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा वित्त मंत्री पहली बार ऐसा वित्त मंत्री चुना गया जो कि 7 बार बजट को उसने पूर्ण बजट को पेश किया है। केंद्रीय बजट में मुख्य बिंदु। केंद्रीय बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? तो याद रखिए 2024-25 हेतु प्रस्तुत बजट अनुमान लगभग 48.2821 लाख करोड़ रुपए थे, जिसमें राजस्व प्राप्तियां लगभग 31.29 लाख करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां लगभग 16.91 लाख करोड़ रुपए थे। अर्थात राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां से अधिक थीं। याद रखिए कि राजस्व प्राप्तियां कितनी थीं? लगभग कुल प्राप्तियों का लगभग 64.91%, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 35.09% थीं। अनुमानित राजकोषीय घाटा या लगभग 16.13 लाख करोड़ रुपए या देखा गया, जबकि राजस्व घाटा की बात करें तो 58.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित था। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किन किन टैक्स स्लैबों, किन किन प्रस्तावित आयों में क्या क्या टैक्स स्लैब की दर है। तो याद रखिए कि जो 3 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम है उनके लिए जो टैक्स की दर है वो 0% है। वही हम बात करें 3 लाख से 7 लाख के बीच, तो इनके जो टैक्स की दर है वो लगभग 5% है। 7 लाख से 10 लाख के बीच 10%, 10 लाख से 12 लाख के बीच जो टैक्स स्लैब है वो लगभग 15% का है। वहीं 12 लाख से 15 लाख के बीच 20% का, तथा आखिरी लगभग जिनका आय एनुअल इनकम 15 लाख से अधिक है उन्हें इस पर 30% टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास की ओर योजना 2024। इसका जो मुख्य लक्ष्य था, इसका है कर संबंधी विवादों का निपटारा करना तथा विवादित ब्याज, जुर्माने व भुगतान की उदारता दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जो धन एनपीए हो चुका है उसे अदा करना चाहता है तो उसे ब्याज में, जुर्माने व भुगतान में छूटें प्रदान की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है एनपीए, जो कि बैंकों का एनपीए क्रिएट हो चुका है, उसे कम करना तथा या समाप्त करना। प्रमुख योजनाओं हेतु आवंटन। बजट 2024-25 में किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है यह देखते हैं। तो पीएम पोषण योजना के लिए लगभग 12,467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यदि हम बात करें पीएम आवास योजना ग्रामीण की, तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पीएम आवास योजना शहरी के लिए 30,171 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार हम पीएम आवास योजना ग्रामीण और पीएम आवास योजना शहरी दोनों को सम्मिलित रूप में देखें तो यह लगभग 84,671 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 2,05,250 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, इसके तहत लगभग 70,163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 37,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके तहत किया गया है। यदि हम बात करें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की, तो इसके तहत लगभग 21,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 15,047 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना, इसके तहत लगभग 14,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,192 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। तो ये कुछ योजनाएं थीं जिनके लिए कुछ निम्न प्रकार से व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है नोट के रूप में बजट अनुमान 2024-25 में सर्वाधिक राशि लगभग 6,21,940.85 करोड़ अर्थात $75 बिलियन यह रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। याद रखिए कि सबसे अधिक जो व्यय किया गया है बजट में वो रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है, लगभग संपूर्ण व्यय का 12.90%। तो कभी कभी यार डिफेंस एग्जाम में पूछता है कि रक्षा मंत्रालय को कितना बजट प्रावधान किया गया है, तो याद रखिए कि रक्षा मंत्रालय के लिए लगभग $75 बिलियन अर्थात संपूर्ण व्यय का 12.9% व्यय किया गया है। यदि हम मंत्रालयवार आवंटित राशियों को देखें तो सबसे अधिक आवंटित राशि डिफेंस मिनिस्ट्री को, वहीं सेकंड स्तर पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिया गया है। तीसरे नंबर पर रेलवे मिनिस्ट्री आता है, जबकि चौथे पे उपभोक्ता सार्वजनिक खाद्य विभाग मंत्रालय आता है। यदि हम बात करें तो पाँचवें स्थान पर होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे व्यवस्थित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक व्यय संपूर्ण व्यय का लगभग 12.9% या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। नेक्स्ट है चूँकि बजट 2024-25 के जितने थियरी पोर्शन थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इन पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है, जिसमें लगभग आपको 31 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि लगभग सारे क्वेश्चन को क्रमवार रूप से कंप्लीट कर दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट किसने पेश किया? तो याद रखिए यह निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है पहला बजट। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य के रोड मैप हेतु कितने मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो याद रखिए ये 4 विषयों पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य रोड मैप हेतु कितनी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो युवा, गरीब व अन्नदाता, महिलाएं, उपयुक्त सभी। याद रखिए कि इसमें सभी को अर्थात युवा, महिलाएं, गरीब व अन्नदाता सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट की कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो विकसित भारत के लिए टोटल 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह क्रम का कौन सा बजट है? तो याद रखिए कि यह निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया यह 7वां बजट है। ठीक है, 7वां बजट। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो याद रखिए कि टोटल धनराशि कितनी है? 48.21 लाख करोड़ रुपए, 48.21 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, 7वां प्रश्न है,
भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले बजट की अपेक्षा कितना अधिक था? तो 2.31 लाख करोड़ रुपए, 1.56 लाख करोड़ रुपए, 3.18 लाख करोड़ रुपए कि 4.21 लाख करोड़ रुपए। तो याद रखिए यह लगभग 3.18 लाख करोड़ रुपए या पिछले वर्ष की अपेक्षा, वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक था। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं? तो कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक विनिर्माण और सेवाएं। नेक्स्ट है शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। तो याद रखिए लगभग ये सभी प्राथमिकताएं जो हैं ये शामिल की गई हैं। टोटल 9 प्राथमिकताएं इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक खेती हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह टोटल लगभग 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम में। टोटल 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 11वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला है सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूर्यमुखी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता स्थापित करना। दूसरा है किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी करेगा। तो याद रखिए ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो याद रखिए जो एग्रीकल्चर के लिए जो फंड जारी करता है यह नाबार्ड जारी करता है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में 1982 में शिवरामन कमेटी के रूप में हुई थी। शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट पर की गई थी। ठीक है, शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट पर की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो लगभग 45% जो भारतीय हैं यह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हैं लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है इसके तहत 3 वर्षों में किसान और उनकी ज़मीनों को शामिल किया जाएगा। दूसरा है 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरा कथन है जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। उपयुक्त सभी, तो यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अर्थात इसमें 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीनों को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड KCC जारी किया जाएगा। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो याद रखिए देश की GDP में कृषि का योगदान लगभग 18.1% है। ठीक है, नेक्स्ट 16वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में
रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो यह लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके लिए 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय किस पर केंद्रित है? रोजगार, कौशल, एमएसएमई या फिर मध्यम वर्ग? तो याद रखिए यह रोजगार पर भी केंद्रित है, कौशल, एमएसएमई व मध्यम वर्ग, यह लगभग सभी पे केंद्रित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वोदय योजना के तहत चयनित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिए इसमें उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 एंड 5। 19वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में चर्चा में रहा एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य का संबंध किससे है? पहला महिलाओं से, दूसरा बुजुर्गों से, तीसरा शिशुओं से व चौथा है नाबालिगों से। तो याद रखिएगा इसमें शिशुओं से संबंधित नहीं है, यह नाबालिगों से संबंधित है पीएम वात्सल्य का। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य का जो संबंध है वो नाबालिगों से है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में 25,000 बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि पीएम ग्राम सड़क योजना का एक हिस्सा है। ठीक है, यह पीएम ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण के तहत संचालित किया जाएगा? तो याद रखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का यह चौथे चरण के अंतर्गत यह संचालित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के 6वीं प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सत्य कथनों का हमें पहचान करना है। ठीक है, पहला है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। दूसरा है हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो याद रखिए यह पहला कथन भी सही है व दूसरा कथन भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल हैं? तो याद रखिए इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग 63,000 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो पीएम मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख रुपए तरुण श्रेणी को दिए जाने की घोषणा की गई थी, तो याद रखिए तरुण इसमें इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 20 लाख रुपए किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में विदेशी कंपनियों पर से कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 40% से घटाकर लगभग 35% कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस प्रकार से हम इंक्रीज कर सकते हैं तथा विदेशी जो कंपनियां हैं उन्हें हम किस प्रकार से आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वो भारत में निवेश कर सकें। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में कौन सा कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा कौन सा कर समाप्त किया गया है? एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पूर्णतः एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए जो टोटल बजट का प्रावधान किया गया वो है 86,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मनरेगा के लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
27 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7300 करोड़ रुपए का इसमें बजटीय प्रावधान किया गया है। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु बजट 2024-25 में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है, अमृत मिशन हेतु बजट आवंटन 8,000 करोड़ रुपए हैं। तो याद रखिएगा, इनमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि अमृत मिशन के हेतु 8,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों को में मेट्रो परिचालन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है, इनमें यूपी के 5 शहर शामिल हैं, जिनमें गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और झांसी शामिल हैं। तीसरा है, वर्तमान समय में यूपी के 3 शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर में मेट्रो का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए तीनों के तीनों जो कथन हैं ये बिल्कुल सही हैं, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, लगभग 27 शहरों में मेट्रो परिचालन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 5 शहर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और झांसी शामिल हैं, जबकि लखनऊ, आगरा और कानपुर में पहले से ही मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं को अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इसे पढ़ना है। तो याद रखिए रक्षा के लिए 6,25,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही कथन सही नहीं है। डिफेंस के लिए इतना नहीं किया गया है। यहाँ पर 6,29,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि बजट के लिए कितना प्रावधान किया गया है? 2,65,808 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। समग्र शिक्षा के लिए 37,500 करोड़ रुपए, जबकि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए लगभग 1,51,851 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सुमेल कीजिए, ये 4 कथन हमें दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़ रुपए। एक मिनट, कितना है? 31,29,200 करोड़ रुपए या अनुमानित राजस्व प्राप्तियां हैं। अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां 16,91,312 करोड़ रुपए, जबकि राजकोषीय घाटा जो है वह 16,13,312 करोड़ रुपए व कुल राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह 4 कथन एक दूसरे से सही सुमेलित हैं, अर्थात ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा व डी का चौथा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। हमने देखा कि हमने बजट को पूरा कंप्लीट किया, साथ ही साथ उनके जो थ्योरी है उस पर आधारित सभी प्रश्नों को क्रमवार रूप से हमने समाप्त किया। आगे हम इकोनॉमिक सर्वे व महत्वपूर्ण जो डेटा रिलेटेड है वो हम कराएंगे। तो यह क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।